हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम जीईसी मैट्रिक्स समझने वाले हैं, जीईसी मॉडल समझने वाले हैं। सो जीईसी मॉडल हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी वो थी बीसीजी मॉडल या बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में हमने देखा था कि एक वो 4 क्वाड्रेंट्स मॉडल था जिसमें हम 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते थे या फिर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करते थे। अब इसमें हम समझने वाले हैं जीईसी मॉडल, बिकॉज बीसीजी मॉडल जो था उसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे और सबसे कॉमन लिमिटेशन वो था कि बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो से बन पाता था, बिकॉज सिर्फ 4 ही कॉमन फैक्टर्स हुआ करते थे। उन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हमें सारे प्रोडक्ट्स को उसी में फिट करना होता था। और जीईसी मॉडल जो है वो 9 क्वाड्रेंट्स मॉडल है और बीसीजी मैट्रिक्स में सिर्फ हम 2 लेवल्स देखा करते थे, या तो हाई या तो लो। अगर कोई प्रोडक्ट बीच में हुआ करता था तो उसके लिए कोई फैक्टर नहीं था। यहाँ पे हमारे पास हाई, मीडियम, लो तीनों कैटेगरीज हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे 9 क्वाड्रेंट मॉडल बन जाता है। अब जो 9 क्वाड्रेंट मॉडल है वो बनाया किसने है? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया है, इसलिए इसका नाम जीईसी मॉडल है। और जीईसी ने 1970s में इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट करी थी आफ्टर बीसीजी मैट्रिक्स। बट उनको ये मेथड डेवलप करने में मैकेंजी एंड कंपनी ने भी हेल्प करी। सो जनरली इसका नाम है जीईसी मॉडल, बट इसको बनाने में मैकेंजी एंड कंपनी ने भी हेल्प करी है एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1970s। अब यहाँ पे जो जीईसी मॉडल है वो 2 कैटेगरीज पे वर्क करता है। एक होता है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और एक होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो पहले हम बिजनेस स्ट्रेंथ में देखते हैं कि एक कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट इज मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट, मतलब कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, उसमें से आपकी कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है और आपकी जो कंपनी है वो किस ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है। मान लीजिए आपकी कोई नई कंपनी है, आपकी कंपनी को 3 या 4 साल ही हुए हैं और वो किसी ऐसे राइवल के साथ फाइट कर रही है जो कि मार्केट में ऑलरेडी 20-30 ईयर्स है, तो इट्स ऑब्वियस कि आप पहले साल में उसको बीट नहीं कर पाओगे। बट आपका ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, जिससे पता लग जाएगा कि आने वाले 5 या 10 साल में आपकी और उस कंपनी के बीच में जो ग्रोथ का जो लेवल का जो डिफरेंस था, जो मार्केट शेयर का डिफरेंस था, वो नैरो हो रहा है या नहीं। अगर वो वाइडन हो रहा है देन इट्स वेरी बैड, बट अगर वो नैरो हो रहा है लीनियरली, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ अगर वो चीज़ कम होती आ रही है, वो गैप कम होते आ रहा है, देन इट इज़ वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें LIC, तो LIC के पास एक टाइम पे मोनोपोली थी। इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस होते थे वो LIC के थ्रू होते थे। बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो में LIC के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, नो डाउट, बट इसके साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर कुछ और भी गवर्नमेंट हाउसेज, उनका भी मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है। ICICI की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो अगर हम उसका मार्केट ग्रोथ रेट देखें देन इट इज़ वेरी गुड, तो उसकी स्ट्रेंथ में हम उसको हाई रेटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। कुछ मार्केट होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत जाइंट प्लेयर्स होते हैं उसमें, और बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंपटीशन ही है। जैसे कि हम बात करें IRCTC की, तो इंडिया में रेलवेज़ में IRCTC की मोनोपोली है, बिकॉज अगर आपको ट्रेन चाहिए तो आपको IRCTC के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन, मतलब लो कंपटीशन है, बट ये इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है क्योंकि आपके लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जैसे FMCG मार्केट में हम देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं। इनफैक्ट एक सेम ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और उसको अलग अलग नाम से बेचती है। तो जब वैरायटी ऑफ स्केल बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से कितना रिलेटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स में अब काफ़ी ज़्यादा टेक इनेबल्ड चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि हम MG हेक्टर की ऐड देखते हैं तो उसमें भी वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी अनबिल्ट है, इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो उस तरीके से मतलब ऑटोमोबाइल जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड चाहिए होती थी, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स यूजेज या फिर डिजिटल यूजेज, तो वो उसमें बहुत कम हुआ करता था, बट रिसेंट टाइम्स में बहुत इंक्रीज करते जा रहा है। तो आपका प्रोडक्ट कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड है उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे FMCG प्रोडक्ट्स है तो वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। अगर हम मोबाइल फोन्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपका बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बट अगर आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट, अगर हम कंपेयर करें तो रियल एस्टेट में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर जो है उसमें कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो कम डेट लेना पड़ेगा, कम इक्विटी रेज करनी पड़ेगी, तो उनको कम पैसा देना भी पड़ेगा, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बिजनेसेस जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहते हैं बिकॉज उनका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। नेक्स्ट इज एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, आप कितने इजीली किसी मार्केट में एंटर कर सकते हो और कितना इजीली किसी मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें तो बिफोर 1992 जब इंडिया में LPG नहीं आया था, तो उससे पहले इंडिया में मार्केट डेवलप करना इट वॉज वे टू डिफिकल्ट। बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें, अगर हम 2022 की बात करें तो 30 साल में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जहाँ पे आप इंडिया में आज कंपैरेटिवली बहुत इजीली बिजनेस कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ देते हैं, जैसे कि आपने मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में सुना होगा। सो उससे एंट्री बहुत ईजी हो गई है और सिमिलरली एग्जिट भी उतना ही ईजी है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फैक्टर, अभी हम पर्टिकुलरली सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब हम फोकस करेंगे पूरे के पूरे इंडस्ट्री के ऊपर। तो फर्स्ट इज मार्केट ग्रोथ, मार्केट साइज एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपके पूरा मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 4G का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका था, बट अगर हम 5G की बात करेंगे तो 5G ऐसा है जो कि अभी ग्रो करना स्टार्ट करेगा, वो अभी इंट्रोडक्शन फेज में है। नेक्स्ट साइज ऑफ द मार्केट, आपका मार्केट कितना बड़ा है। जनरली आप एक्सपैंड जब करते हो तो आप मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर इंडिया में इफ़ एवरीवन हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें कि इंडिया में हर एक पोटेंशियल कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो वो मैच्योरिटी स्केल पे आ चुका है इंडिया में, बट अब उसको आप इंटरनेशनल ले जा सकते हो और इंटरनेशनल ले जाके आप अपनी मार्केट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री कि वो कितनी स्केलेबल है। अगर उसकी स्केलेबिलिटी कम है, अगर आप उसको ज़्यादा लोगों को बेच नहीं सकते हो या ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो उसको आप लो रेटिंग दोगे। बट अगर उसके प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है कि वो स्केल अप हो सकता है तो आप उसको हाई रेटिंग दोगे। नेक्स्ट इज कंपटीशन लेवल, इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। अगेन मोनोपोली है, डुओपोली है या फिर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, तो उसके बेसिस पे हम उसको हाई, लो या मीडियम रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगेन जो आपका प्रोडक्ट था, अगर आप कम प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बट अगर आप बल्क में प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका जो रेवेन्यू है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको 100 यूनिट बनाने के लिए 100 रुपये लगते हैं, तो हो सकता है मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आई, तो अगर आपको 1000 यूनिट बनानी है तो हो सकता है कि आपको 900 रुपये ही लगें, तो वो 1 रुपये से भी कम वैल्यू लगेगी एक यूनिट बनाने में, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये डिपेंड करता है, जैसे आपने शार्क टैंक में काफ़ी सारे बिजनेसेस देखे होंगे जिसमें वो लोग यही पॉइंट यूज़ करते थे कि आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है और आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना नीचे लेकर आ सकते हो, बिकॉज इससे वो GEC मैट्रिक्स में पुट करके उस बिजनेस की स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि वो बिजनेस और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में कितना हाई पोटेंशियल रखता है, क्या वो आगे जाके ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर उसका स्केलेबिलिटी नहीं है और वो मैच्योर बहुत जल्दी हो जाएगा, और जितना जल्दी मैच्योर होगा उतनी ही जल्दी वो डिक्लाइन करके एग्जिट कर जाएगा मार्केट को। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कस्टमर, आपकी इंडस्ट्री कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से जानती है, आपका बिजनेस कितने अच्छे तरीके से कस्टमर को जानता है। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो इंडिया का मार्केट ऐसा है जो कि मेजर मार्केट अगर हम बात करें तो वो फ़ोन अगर खरीदने गया है तो उसमें वो पहले कैमरा देखेगा, उसका सॉफ्टवेयर बाद में देखेगा, उसकी रैम रोम स्टोरेज मेन ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आप स्टोरेज देख लो उसका आप कैमरा देख लो और आप परचेज कर लो। बट जो उसकी इन डेप्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, वो शायद कस्टमर्स उतने नहीं देखते हैं। अगर हम इंडियन कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना जानते हैं और आप अपने कस्टमर्स को कितने अच्छी तरीके से जानते हो, ये भी डिपेंड करता है। लास्ट इज मैनेजमेंट, कंपनी और इंडस्ट्री का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। जैसे कि टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स पिछले 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेट में था, बहुत ज़्यादा लॉसेस में था। बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो उनका पीक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है, मतलब उनका ग्राफ एकदम स्टीप बन चुका है उनका। क्यों हो पा रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। पहले उनका मैनेजमेंट बहुत अनस्टेबल था, बहुत जल्दी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो रहे थे। बट अगर हम ये कुछ ईयर्स देखें तो उसमें उन्होंने बहुत अपना अच्छा मैनेजमेंट बना लिया है। सो कमिंग ऑन टू द फाइनल कि GEC मॉडल दिखता किस तरीके से, तो यहाँ पे हम उसके लेते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम लेते हैं उसके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फैक्टर्स और उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम उसको रखते हैं। अगर इंडस्ट्री फैक्टर्स
अगर ये सारे फैक्टर्स उसके पॉजिटिव हैं प्लस ये सारे फैक्टर्स भी उसके पॉजिटिव हैं तो उसको हम हाई में रखेंगे एंड सो ऑन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को गवर्न करते हुए अलग अलग पोजीशन देंगे अलग अलग कंपनी को। और अगर आप कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो फिर आप प्रोडक्ट बेस करोगे। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी का लीडिंग प्रोडक्ट है बलेनो। तो अभी हम बलेनो में देखें तो उसकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। अगर हम याले फैक्टर्स देखेंगे तो वो सारे के सारे थम्स अप है उसमें। अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और ये सारे प्रोडक्ट पॉइंट्स उसमें फिट होते हैं प्रॉपर्ली। तो आप बलेनो को आप हाई में रख सकते हो। बट अगर आप लोवेस्ट देखना चाहते हो तो लोवेस्ट में क्या आएगा, जहाँ पे इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को भी अच्छे से नहीं जानती है और उस बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ भी जो याले फैक्टर्स हैं वो भी बहुत पुअर हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपने बहुत सारी ऐसी कंपनी सुनी होंगी जिनके प्रोडक्ट्स वैनिश होते आ रहे हैं मार्केट से, मार्केट कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। और बाकी सब इन सब के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। बट आपको इसमें बेसिकली क्या समझना है कि वो फैक्टर्स क्या होंगे जिसके थ्रू हम जेईसी मॉडल बना सकते हैं। I hope the video was clear to you. Thank you for watching the video.